छात्रों, रसायन विज्ञान के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। कल हमने रसायन के सामान्य परिचय पर चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने रसायन की परिभाषा, भारत में रसायन के विकास, प्राचीन भारतीय रासायनिक वैज्ञानिकों के संबंध में संक्षेप में चर्चा की थी। आधुनिक रसायन के जन्मदाता एंटोनी लेबोजियर की बात भी की थी। रसायन के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न उसके महत्व पर भी संक्षेप में चर्चा की थी। आशा है आप लोग इसको पढ़ेंगे और किताबों से भी देख करके विस्तार से नोट्स बनाएंगे। इस दूसरे भाग में हम सबसे पहले रसायन की शाखाओं की बात करेंगे। जब भी किसी विषय का ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान बृहद हो जाता है, तो उसको अध्ययन की सुगमता के लिए वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। तो हम कुछ प्रमुख शाखाओं की यहाँ बात करेंगे। जैसे भौतिक रसायन, जैसे नाम इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ताप, दाब, आयतन, ऊष्मा के अनुसार उसका परिवर्तन या विद्युत रसायन, इस तरह की चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, उनके गुणों का, उनको संश्लेषण की विधियों का। तीसरा है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उनके कैसे उनको बनाते हैं, उनके गुण क्या हैं। चौथा है बेसिलिक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम रसायन में जो बेसिलिक विधियां हैं, चाहे टाइट्रेशन हो या मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हों, इन सब का अध्ययन करते हैं। पांचवी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन। इसमें उद्योगों में प्रयुक्त रासायनिक विधियों जैसे मेटलर्जी या पॉलीमराइजेशन इत्यादि इन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। छठवां है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं यानी जीवित पदार्थों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसे मनुष्य में भोजन का पाचन होता है एंजाइम के द्वारा, या आप एटीपी की संश्लेषण कैसे होता है, या प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इस तरह की चीज़ों का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन में करते हैं। सातवां है नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिकीय ऊर्जा से आप परिचित ही होंगे, और जो नाभिक से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम नाभिकीय रसायन में करते हैं। उनसे जैसे अपन एटॉमिक रिएक्टर्स हैं या एटॉमिक बॉम्ब हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन नाभिकीय रसायन में किया जाता है। अब हम संक्षेप में चर्चा करेंगे पदार्थ की, यानी द्रव्य, मैटर है। आपको पता होगा जी, ब्रह्मांड है, दो चीज़ों से बना है। एक तो है द्रव्य यानी मैटर, और दूसरा है एनर्जी यानी ऊर्जा। जब एनर्जी और मैटर दोनों मिलते हैं तभी ये संसार चलता है उसी से। तो हम आइए पहले द्रव्य को परिभाषित करें। द्रव्य, मैटर, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। इनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम छू करके, देखकर, सूंघकर, सुनकर या स्वाद द्वारा इनको महसूस कर सकते हैं। अब हम देखें द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं। द्रव्य को हम प्रमुख रूप से इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, सॉलिड, जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी इसकी जो आकृति है, इसकी जो डिजाइन है, वो निश्चित रहती है। और इसकी निश्चित आकृति और निश्चित आयतन के पीछे इनके अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराणविक बल होता है। ठोस के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल होते हैं, जो कणों को कस के बांधे रहते हैं, जिसके कारण इसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। दूसरा द्रव यानी लिक्विड लें। ये इसमें आयतन तो इसका निश्चित रहता है, लेकिन इसकी जो आकृति है, वो जिस बर्तन में भर दो उसी के जैसी
हो जाती है। जैसे पानी को अपन देखेंगे, लोटे में भरेंगे तो लोटे का आकार हो जाएगा, थाली में भरेंगे तो थाली के आकार का हो जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि इनके जो अणु हैं उनके बीच में जो अंतराणविक बल है वो ठोस की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। और तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसमें न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है, यानी ये दोनों चीज़ें अनिश्चित होती हैं। इसको जितना स्थान मिल जाता है पूरे स्थान में ही फैल जाती है, यानी संपूर्ण उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। इसके पीछे कारण है कि इनके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक बल होता है वो बहुत कम होता है, इसके कारण ही ये पूरे में फैल जाते हैं। अब हम देखें, हम इन अवस्थाओं को एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। इनके जो बदलने की प्रोसेस हैं इनके अब नाम जान लीजिए। अब जो 3 अवस्थाएं हैं इनको हम ताप और दाव को बदल करके इन अवस्थाओं को आपस में बदल सकते हैं। पहले अपन देखें, ठोस को अगर गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसको हम गलन या मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे अपन बर्फ को गर्म करते हैं द्रव बन जाता है, या किसी धातु को गर्म करें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, यदि द्रव को हम गर्म करें तो ये गैस में बदल जाता है। जैसे हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करते हैं तो ये भाप में बदल जाता है। इस प्रोसेस को इसको हम क्वथन या बॉइलिंग कहते हैं। अब यदि इसकी विपरीत क्रिया करें, गैस को ठंडा करें तो ये द्रव में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। और द्रव को और ठंडा करें, जैसे जल को हम और ठंडा करें तो ये बर्फ में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम हिमन या फ्रीजिंग कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम अगर ठोस अवस्था को गर्म करें तो वो सीधे सीधे गैस में बदल जाते हैं, और गैस को ठंडा करें तो वो सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और जब उस गैस को ठंडा करते हैं तो पुनः ठोस में आ जाती है, तो इसको हम जमना या डिपोजिशन कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्रव्य के वर्गीकरण की, क्योंकि द्रव्य भी अनेक अवस्थाओं में पाया जाता है, तो अध्ययन की सुगमता के लिए इसको वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। तो हम यहाँ देखें, द्रव्य को मुख्य रूप से हम संगठन के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, दूसरे मिश्रण यानी मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को हम फिर से 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पारा, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। यानी तत्व किसी भी अवस्था में हो सकता है। सोना, चांदी ये ठोस अवस्था में होते हैं, पारा, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये गैस अवस्था में होते हैं। दूसरा शुद्ध पदार्थ है यौगिक। यौगिक जब 2 भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के नए गुणों वाला पदार्थ बनाता है तो हम उसको यौगिक कहते हैं। नए गुणों वाले पदार्थ बनते समय यानी यौगिक बनते समय तत्व अपने कुछ पुराने गुणों को खो देते हैं और उसमें कुछ नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, यानी इसके हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो पानी का 1 अणु बनता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात 1:8 रहता है। आप पानी कहीं से भी लें
इसका भार अनुसार अनुपात 1:8 रहेगा।